हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो देखो बेटा, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्लस क्यू प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q अप टू प्लस 20Q charges are situated at the coordinates 0, 0, 1, 0, 2, 0 up to 20. What is the total charge stored in the system? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास Q से लेके 20Q तक चार्जेस हैं। ठीक है, और कहाँ पे रखे गए हैं? इस तरीके से अगर हम इसको सिस्टम को बना लेते हैं तो ये हो गया 0, 0। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज Q है और फिर बगल में 2Q है, फिर यहाँ पे 3Q है और कब तक है? 20Q तक। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं। ठीक है, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम का चार्ज देखना होगा तो हम क्या करेंगे? हम टोटल चार्ज करेंगे Q इज इक्वल्स टू Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q अप टू 20Q तक। 20Q तक हम क्या कर देंगे बेटा? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें से Q तो सभी में कॉमन है, Q निकाल लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 1 से लेके 20 तक सम निकालना है। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक सम बहुत आसान है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपने अदरवाइज एपी पढ़ रखा है, एपी का यूज कर लो। अगर आप एपी भी नहीं जानते तो आप क्या करोगे? सिंपली इनको डायरेक्टली ऐड कर लो। वैसे डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 20 तक दिया हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फाइनाइट नंबर तक ही रहे, बहुत आगे तक भी हो सकता है, जैसे 100 तक दे दिया जाए तो 100 तक आप कहाँ तक ऐड करते रहोगे। ठीक है, तो क्या करो बेटा? सिंपली इस पे आप फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ nth टर्म सुना हुआ ना, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स क्या था? n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ये भी पढ़ रखा होगा आपने, अगर आपने ए भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो n क्या होता है बेटे? n होता है टोटल नंबर्स, तो टोटल कितने हैं? 20 है अपॉन 2। a है फर्स्ट नंबर, a कितना है? फर्स्ट नंबर है 1। ठीक है, b फिर l क्या है? l बताता है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है? 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20, 10 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 210। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 210Q। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 210Q। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? कह रहे हैं कि 1 कूलम के चार्ज को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Q इज इक्वल्स टू Ne। E क्या है बेटा? यहाँ पे E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। हमें n की वैल्यू निकालनी, तो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E करेंगे। Q कितना है? Q कितना है बेटा? Q है 1। ठीक है, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 लग जाएगा। 10 टू पावर 19 है नीचे, ऊपर भेज देते हैं इसे, तो 10 टू पावर
18 हो जाए 19 हो जाएगा, ऊपर 10⁻19 हो गया, और नीचे है 16। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, एक जीरो यहाँ से हटा देता हूँ और इसे बना देता हूँ 100 और इसे 10⁻18 और ये हो गया नीचे 16। 4 से कट कर देते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत पड़ेगी 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth। कह रहे हैं कि एक ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क क्लोथ के साथ रब किया। क्या किया, सिल्क क्लोथ के साथ इस तरीके से रब किया। चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, दोनों पे क्या हो रहा है, चार्ज अपीयर हो रहा है। मतलब आपके पास इस तरीके से एक सिल्क क्लोथ था, ये आपने इसको क्या किया, एक रॉड के साथ रब किया और दोनों पे चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आएगा। A similar phenomena is observed with many other pairs of the bodies। मतलब इसी तरीके के और भी मतलब और भी पेयर के साथ इस तरीके का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली ग्लास और सिल्क है, मतलब और भी चीजें होती हैं, और भी होता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ ये जो चीज है वो कैसे कंसिस्टेंट है। अब जैसे समझो, हम मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी है ए, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं, और एक बॉडी है बी। दोनों के दोनों अभी न्यूट्रल बॉडीज हैं। कैसी बॉडीज हैं, न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना है, 0। इस पे चार्ज कितना है, 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, अभी नेट चार्ज अभी 0 है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को इस तरीके से रब कर दिया। क्या करवाया, इन दोनों बॉडीज को इस तरीके से रब करवाया। तो रब करने से क्या होगा कि जब रबिंग होगी तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या होगा, उनको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिलेगी बेटा, थर्मल एनर्जी मिलेगी। अब थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से वो एक्साइटेड होंगे और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में जंप कर जाएंगे। सपोज हमारे पास जो बॉडी ए थी, इससे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए किसमें, बॉडी बी में। और मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करें। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, +2e, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। अब देखो, अब क्या है, अब हमें पूछा, अब यहाँ पे अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होता है कि जो दोनों बॉडीज का जो टोटल चार्ज है वो, ठीक है, तो दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज कितना होगा, +2e इसका था और -2e इसमें था। मतलब कर हम ऐड रहे हैं लेकिन उसके नेचर की वजह से नेगेटिव साइन आ जा रहा, तो फाइनल क्या हो गया, 0। तो देखो, पहले रब करने से पहले भी क्या था, चार्ज 0 था, टोटल चार्ज 0 था, और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज क्या है बेटा, 0। हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम टोटल चार्ज को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज इंक्लूड किया जाता है। तो रब करने से पहले भी क्या था, 0 था इस वाले केस में जो मैंने बनाया हुआ, और रब करने के बाद भी चार्ज कितना आ रहा है, नेट चार्ज 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब रबिंग हो रही होती है, जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में भी रबिंग हो रही, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, चार्ज जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो रब करने से पहले चार्ज कितना था, 0। रब करने के बाद एक के पास पॉजिटिव आ जाएगा और एक के पास नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो नेट चार्ज हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज।
एस्टिमेट द estimate the number of electrons transferred from which to which. Is there a transfer of mass from wool to polythene? अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या कह रहा है। जब हमने पॉलिथीन पीस को रब किया किसके साथ? वूल के साथ। कह रहा है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब किस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज? पॉलिथीन पे आ रहा है। अगर हमने कह दिया कि भैया ये पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन है और ये वूल है, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कितना आ रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम का चार्ज आ रहा, ठीक है। अब पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने के लिए क्या, कैसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे लगाएंगे हम ये मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आता है कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q की वैल्यू हमारे पास है, N हमें निकालना है, E की वैल्यू पता है, E क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो E क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -12 आएगा नीचे, ये 12 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 अपॉन 1.6 ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 12, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूं, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.6 तो कितना आ जाएगा? 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। क्लियर है? इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब क्या कह रहे हैं? फ्रॉम विच टू विच। अब जरा ध्यान से सुनना, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे जा रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किस पे गए हैं? पॉलिथीन पे गए हैं। किस पे गए हैं बेटे? पॉलिथीन पे गए हैं। कैसे पता पॉलिथीन पे गए? क्योंकि पॉलिथीन पे चार्ज नेगेटिव आया, ठीक है ना। पॉलिथीन पे चार्ज क्या आया बेटा? नेगेटिव आया। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलिथीन में आया, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? कह रहे हैं कि क्या कोई मास का ट्रांसफर भी होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। कैसे पता होगा कि भैया? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो, उस इलेक्ट्रॉन पे मास तो होगा ही ना। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे मास? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? तो टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास वो क्या हो जाएगा? मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये एक इलेक्ट्रॉन पे मास इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। मैं तो कैल्सी यूज कर रहा हूं, आप कैल्सी यूज मत करना। ये आ गया 17.06 इंटू 10 टू द पावर ये जाएगा -19, ठीक है। तो ये इतना चार्ज होगा। और साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक पॉइंट शिफ्ट कर देना आप, ठीक है। तो एक पॉइंट शिफ्ट कर ही देते हैं। कितना हो जाएगा? 1.706 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट ये क्या हो गया?
-20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी फ्रॉम सम अदर बॉडी एट अ रेट ऑफ 10⁻⁹ per second, then how much time it will take to acquire 1 कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, ये है इस तरीके से हमारे पास एक बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी से इस दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? 10⁹ मतलब 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि इस बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। हम अभी इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, ठीक है, तो देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 कूलाम को बनाने के लिए हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है। और सेकंड क्वेश्चन ही हमने किया था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए। मतलब एक बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज बनाना, तो उस 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितना चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने में जाएंगे, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा बेटा ऐसे, 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁹ 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम लगेगा आपका 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। इतना टाइम चाहिए भैया। ठीक है, तो 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए इतना टाइम चाहिए, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड का टाइम चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, Cl और Cl माइनस। देखो Cl क्लोरीन है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। और अगर Cl माइनस है, क्या है बेटा? Cl माइनस है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो 2,8,8। तो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो Cl माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B and C आर 3 चार्ज्ड बॉडीज। देखो A, B और C 3 चार्ज बॉडीज हैं, बना लेते हैं। ये A है, ठीक है, ये B है और ये C, 3 चार्ज बॉडी है। A एंड B रिपेल ईच अदर, मतलब A और B आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। एंड A एंड C अट्रैक्ट, A और C अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन B एंड C। अब जरा सपोज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? A अट्रैक्ट्स C, A C को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? A C को अट्रैक्ट कर रहा है। तो C को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? जब C बॉडी पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि आपको पता है ना, डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट नेचर वाले अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर वाले क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में भी कैसा फोर्स होगा? तो देखो अपोजिट साइन है, तो ये भी क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब किसी ने कह दिया कि सर आपने तो नेगेटिव साइन लेके कर रहा था, हम पॉजिटिव लेके करना चाह रहे हैं, मतलब पॉजिटिव लेके किया था, हम नेगेटिव लेके करना चाह रहे हैं, तो चलो कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो रिपेल कर रहे हैं, A और B रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, A C को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब C क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने इस केस में नेगेटिव माना हुआ है, तो ये तभी अट्रैक्ट करेगा जब पॉजिटिव होगा। तो B और C के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट नेचर है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये भी अट्रैक्ट करेगा बेटा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडक्टर हैज 2.4 into 10 to the power 18 minus 18 coulomb of positive charge. How many electrons are in excess or short? तो पहले देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में एक्सेस नहीं होता, शॉर्ट होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है बेटा, कमी है। ठीक है, अब क्या है, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, n की वैल्यू निकालनी है, तो Q कितना है 2.4 इंटू 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाई ई पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। ठीक है, तो काटते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 10 to the power -1 बचा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 2.4 अपॉन 1.6 और ये ऊपर 10 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 4, 2 से काटते हैं 3 और ये नीचे आएगा 2। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 33, ये है ना 3 और ये 10, 30 और नीचे है 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शॉर्ट है, कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6.25 into 10 to the power 12 electrons are moved from a glass rod। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक ग्लास रॉड से गए। What is the magnitude and the nature of the charge acquired by the glass rod? What will be the change in the mass? अब जरा ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, इतने मूव किए गए। What is the magnitude and the nature of the charge? ठीक है, नेचर ऑफ द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड पे गए हैं, तो नेचर क्या होगा बेटा, नेचर होगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। ठीक, अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12, ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18, ये और ये सॉल्व करेंगे 10 टू पावर -6 हो जाएगा, और इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 6.25 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका मतलब 10 टू द पावर -5 कूलम। कितना चार्ज गया 10 टू पावर -5, और उस पर गया इस वजह से नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द चेंज इन द मास ऑफ द रॉड, तो कितना मास, रॉड का मास में कितना चेंज आएगा, तो भैया देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे 6, तो चेंज इन मास कितना हो जाएगा, चेंज इन मास कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, कितना हो जाएगा 31। ठीक है, ये हो गया, आप इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे ठीक है मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0 सिग्निफाइज। देखो क्या कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 क्या बताता है, अब जरा ध्यान से सुनना, क्या क्या चीजें बता सकता है Q1 प्लस Q2, क्या क्या बताता है। ये बताता है कि Q1 क्या है, पॉजिटिव है, Q2 क्या है, नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, और Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ये बता सकता है कि ठीक है कि ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है, और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और क्या बता सकता है कि भैया इसका उल्टा भी तो सकता है, जरूरी थोड़ा ना Q1 पॉजिटिव हो, Q1 इस टाइम पे नेगेटिव भी हो सकता है, और Q2 क्या हो सकता है बेटे, पॉजिटिव भी हो सकता है।
ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये बता सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस आर टेकन। ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर्स हैं, दोनों के मासेस क्या हैं, बराबर हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, वन इज गिवन इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक को क्या दिया, इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिया, और अदर इज गिवन इक्वल नेगेटिव चार्ज। ठीक, आर देयर मासेस आर इक्वल आफ्टर चार्जिंग। सपोज इसका मास m है, इसका मास भी m है। आफ्टर चार्जिंग, चार्ज होने के बाद इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया और इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज देने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं इसे, और इसे भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। तो चार्जिंग होने के बाद इस बॉडी का मास कितना हो जाएगा, इस बॉडी का मास हो जाएगा बेटा m माइनस n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना उसका मास था उसमें से टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, पॉजिटिव तभी तो आया ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो मास हमने घटा दिया। इस पे क्या होगा, इसका मास पहले m था, इस पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, me क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास बता रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स A and B ऑफ आइडेंटिकल साइज हैव चार्जेस Q1 QA। इस पे चार्ज कितना है बेटा, एक बॉडी है A और एक बॉडी है B। इस पे चार्ज QA है और इस वाले पे है -3QB है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब इनको आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आए एंड देन सेपरेटेड, इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए, ठीक है, और उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया गया। क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन देम। अब पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज होगा, तो ध्यान रखना पहले आइडेंटिकल है, तो ये बॉडी थी, तो इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। फिर जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो जो टोटल चार्ज था वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, QA प्लस -3QB, ये है टोटल चार्ज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो QA माइनस 3QB हो जाएगा। अब वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, QA माइनस 3QB अपॉन 2, और इस पे कितना आ जाएगा, QA माइनस 3QB अपॉन 2। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ये था टोटल चार्ज, अब अलग किया तो दोनों में वो चार्ज बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स A and B ऑफ आइडेंटिकल साइज। अच्छा, इसी तरीके का है जैसा पहला था, तो ये A है और ये B है, आइडेंटिकल साइज के हैं। ठीक है, हैव चार्जेस QA, इस पे चार्ज कितना है, QA है और QA है, और इस पे चार्ज कितना है बेटा, QB है। A third spare C of same size but uncharged is brought in contact with the first and then in contact with the second and finally removed from both. What are the new charges on A and B? ठीक है, देखो अब फिर अब एक क्या किया इन्होंने, एक नए बॉडी को, C बॉडी को लेके आए। ठीक है, वो पहले C बॉडी को लेके आए, पहले उन्होंने किसके साथ टच कराया, A के साथ। A के साथ टच कराने के बाद हटा दिया। क्या किया, A के साथ अनचार्ज है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, C बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो पहले A के साथ टच कराया फिर हटा दिया। तो जो ये तो इस पे तो चार्ज 0 था, पहले इस पे चार्ज QA था,
तो इन दोनों बॉडीज पे टोटल चार्ज कितना हो गया, QA। तो A को C के साथ जोड़ा तो टोटल कितना हो गया, QA। अब दोनों को सेपरेट कर दिया, क्या किया, दोनों को सेपरेट किया, तो ये जो QA है वो दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। तो बॉडी A पे कितना चार्ज हो जाएगा, QA/2। बॉडी C पे कितना चार्ज हो जाएगा, QA/2। ये हो गया, ठीक है। तो मतलब जो टोटल चार्ज था वो दोनों में बराबरी बढ़ गया। अब क्या कह रहे हैं कि अब इसको टच कराया गया, इसके साथ बॉडी B के साथ टच कराया, तो अब इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा QA/2 प्लस QB। ये दोनों बॉडीज पे टोटल चार्ज हो गया QA/2 प्लस QB। ये दोनों बॉडीज पे टोटल चार्ज है। अब जब सेपरेट करेंगे बॉडी B को और C को, तो ये जो चार्ज है ये इन दोनों बॉडीज में बराबर बटेगा। अब इस बॉडी पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QA/2 प्लस QB/2। इस वाले पे भी कितना हो जाएगा, QA/2 प्लस QB/2। थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे इसे ठीक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, QA/4 प्लस QB/2। तो दोनों बॉडीज पे इतना होगा। तो क्या था क्वेश्चन कि आपके बॉडी A थी, B थी, इस पे QA चार्ज था, इस पे QB चार्ज था। एक तीसरी बॉडी को लेके आए C बॉडी को, इसको पहले A से टच कराया, फिर अलग किया, फिर उसको B से टच कराया, तो फिर पूछा गया कि तीनों बॉडीज पे चार्ज कितना हो गया। ये प्रोसेस करने के बाद तो बॉडी A पे चार्ज कितना हो जाएगा, QA/2। बॉडी B पे कितना चार्ज हो जाएगा, बॉडी B पे कितना चार्ज हो जाएगा, QA/2 प्लस QB/2। इसका मतलब पूरा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये इसको QA/4 प्लस QB/2, मतलब जितना ये है उतना ही चार्ज हो जाएगा, और बॉडी C पे भी सेम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना आप लोग। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।